सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर है। तो आज की वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली है जैक द रिपर के बारे में, वाइट चैपल का किलर। अगर आपको पता है ये कि जैक द रिपर कौन था तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। आप पर ये वीडियो आप देख लीजिए कि शायद से आपको कुछ नया पता चल जाए। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं सब एक्सप्लेन कर दूँगा। ये डॉक्यूमेंट्री है तो मैं अपने चैनल में पहली बार ही कर रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये लंबी वीडियो होने वाली है तो आप पीछे बैठ के आराम से सुनिए। जैक द रिपर एक ऐसा सीरियल किलर था जिसकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चल पाई है, और वो इम्पॉरेस्ट एरियाज़ में ही मारता था। अगर आपको इम्पॉरेस्ट एरियाज़ का मतलब नहीं पता तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक वक्त की रोटी भी फॉर्चून जैसी होती थी एक आदमी के लिए। और उस टाइम 1888 लंदन में वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जैक द रिपर बहुत ही ज़्यादा नामों से कहलाता था, पर जो क्रिमिनल केसेस फाइल्स और जर्नलिस्ट के न्यूज़पेपर में वाइट चैपल मर्डर और लेदर एप्रन के नाम से ही जाना जाता था। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में हम जैक द रिपर नाम से ही कहलाएंगे उसे। जितने भी जैक द रिपर के किलिंग्स थी वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट को इन्वॉल्व करते थे, जो स्लम्स एरिया में काम करते थे ईस्ट एंड ऑफ द लंदन में, जिनके थ्रोट्स कट कर दिए जाते थे और ब्रूटली मेमिंग करी जाती थी। और मेमिंग का अगर आपको मतलब नहीं पता तो एक तरीके से बॉडी को तहस नहस कट ओपन करना, उसके इंटरनल्स ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे। और जो लास्ट के 3 विक्टिम्स थे उसके, तो उसमें वैसे ही करा था उसने। जैसी बॉडी को एग्जामिन करा तो सब लोगों ने ना प्रिडिक्शन लगाया कि कोई सर्जिकल नॉलेज वाला ही बंदा मिमिकिंग कर सकता है, जैसे उसकी बॉडी को कट ओपन और ऐसे निकाला है। अब जो जैक द रिपर का किस्सा था वो सितंबर और अक्टूबर 1888 में स्ट्रॉन्ग हो गया था, सबको पता चल गया था। तो स्कॉटलैंड यार्ड में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और लेटर्स आने लग गए कि क्लेमिंग कि वही जैक द रिपर थे। तो लोग कह भी रहे थे कि वो शायद से जर्नलिस्ट हो सकते कि वो थोड़ा सा मतलब अपनी सेल्स बढ़ाएं, है ना। तो बहुत ज़्यादा लेटर्स आए, पर एक ओरिजिनल लेटर था जो जैक द रिपर हिमसेल्फ ने लिखा था। तो उसमें डियर बॉस था। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें डियर बॉस में क्या लिखा था उसमें। Dear boss, I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. That joke about the leather apron give me the real fix. I'm down on a horse, but I shan't keep ripping them until I get bucked. Oh, grand work, the last job was I gave the lady no time to squill. How can they catch me now? I love my work and want to start again. You will soon hear of me with my funny little games. I saved some of the proper stuff in a ginger beer bottle over the last job to write with it, but it was too thick like glue. But I can't use it. Red ink is fit enough. I hope, haha. The next job I do, I shall clip the ears of the lady and send it to the police officer. Just for jolly, you won't? And keep this letter back till I get a little more work done. And give it out straight. My knife is so nice and sharp. I want to get to work right away if I got the chance. Good luck. You're truly Jack the Ripper and thanks for the trade name. अभी जो मैं बीच में आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे एक्सेंट कर रहा था, वे ऑफ टॉकिंग मेरी चेंज हो गई थी, इसलिए कि मैं थोड़ा सा जैक द रिपर की वॉइस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। गाली देनी है तो दे दो कमेंट सेक्शन में, अब क्या कर सकता हूँ। अब वीडियो में अब चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ कवरेज बन गई थी न्यूज़पेपर। तो ये जो रिपर था ये एक लेजेंड की तरह बन गया था। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको 7 of 11 ब्रूटल मर्डर्स की तरह से हेडलाइन करा था, और ये सब 1888 और 1891 तक चला था। और जो रिपोर्टर्स थे उनने कनेक्ट, और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनने सबको कनेक्ट कर रखा था कि सब जो डेथ हुई ना 5 विक्टिम को कनेक्ट कर रखा था। उनका नाम था मैरी एन निकलस, एना चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्रेड, कैथरीना एंडरजूस एंड मैरी जेन केली। और ये क्रॉनिकल 5 है, और इनका मर्डर ना लिंक्ड है, और ये 31 अगस्त और 9 सितंबर 1888 के बीच में हुआ है। और ये सब लिंक्ड बोलते हैं लोग हैं। फिर जब इन सब की डेथ हो गई फिर इसके बाद रिपर का कोई भी ट्रेस नहीं था। फिर इसके बाद रिपर ने सब स्टॉप कर दिया था। तो ये जो मर्डर्स था तो वो कभी सॉल्व नहीं हुआ, और ये लेजेंड में बन गया। तो ये हिस्टोरियन रिसर्च में आ गया, फोक लोर्स में आ गया अभी ये, तो कभी सॉल्व नहीं हो पाया, और एकदम रिपर गायब हो गया। अब पता नहीं थ्योरीज बन रखी है वो कहीं चला गया या सुसाइड कर लिया। तो अभी हम जाते डिटेल में जाते हैं हर पार्ट में। अब हम खुद का दिमाग लगाएंगे। अब 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटेन एक इन्फ्लक्स ऑफ आयरिश इमिग्रेंट्स को अफेक्ट कर रहा था।
इसका मतलब कि आयरिश इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गए थे पॉपुलेशन में, और बहुत ज़्यादा मेजर सिटीज़ में, वाइट चैपल में, ईस्ट एंड ऑफ द लंदन 1882 में, है ना। तो फिर जूश के रेफ्यूजीज़ भी आ गए थे, तो उन्होंने प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर दिया, फिर ना तो फिर ओवर पॉपुलेशन हो गई, तो फिर ना ज़्यादा लोग इनहैबिटेट हो गए, 80,000, आप समझ सकते हो 1888 तक, है ना। तो फिर वर्क, हाउसिंग हर जगह ही कम था, इकोनॉमिक भी बहुत अंडर क्लास डेवलप्ड थे। 50% जो बच्चे हुआ करते थे ना, 50%, 55 ऑलमोस्ट, वो ना 5 साल की उम्र में ना मर जाते थे, है ना। वहाँ पे रॉबरी, वायलेंस और दारू पी के मारना और ये सब ऐसे ही चलता था। तो पावर्टी बहुत ही ज़्यादा इतनी गंदी थी कि ना सारी वुमेंस को ना प्रोस्टिट्यूशन में ना धकेल देती थी, और डेली बेसिस में वो करते थे सर्वाइव करने के लिए। और ना उनने ना एक रेशियो भी बनाया था कि ना 16 में से एक लड़की तो प्रोस्टिट्यूशन में जाती है पैसे कमाने के लिए, और वो सब ईस्ट एंड ऑफ द लंदन में करते थे। तो आप समझ रहे हो ना। और अक्टूबर 1888 में जो पुलिस सर्विस थी वहाँ की, उनने तो इस्टेब्लिश करी थी 62 बॉथल्स, है ना, और 1200 वुमेन प्रोस्टिट्यूट के माफिक काम कर रही थी वहाँ पे, तो वाइट चैपल में। तो आप समझ सकते हो। और 8500 रिसाइडिंग कर रहे थे 233 कॉमन लाउंजिंग हाउसेस में वाइट चैपल हर रात को, और उसकी प्राइसिंग होती थी 4D। अगर 4D उनका कुछ होता होगा करेंसी, है ना, तो वहाँ पे एक रात के लिए सोने के लिए इतना टाइम लगता था। आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितनी पॉवर्टी थी। वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी वाइट चैपल में, और सोशल टेंशन भी थी बिटवीन 1886 और 1889 में। और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गए थे कि ना ब्लडी संडे, एंटीसेटिज़म, क्राइम, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, और खून खराबा, इमॉर्टैलिटी। तो इन सब चीज़ों के बाद ना भाई कोई बंदा ना जैक द रिपर जैसे 1000 बन जाएंगे अगर इन सब से गो थ्रू गया। तो वहाँ का इन्वायरमेंट देख सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप लिव कर रहे हो ना, तो आपकी मेंटालिटी हो जाएगी जैक द रिपर जैसी, है ना। आपको इतना ज़्यादा पुश कर देंगे वो मेंटली और इमोशनली कि आप ना सैडिस्टिक प्लेजर लेने लग जाओगे मारने में किसी को भी। तो वाइट चैपल में ही ना अगेंस्ट ही होता था वुमेन के अटैक्स, मतलब कि खून खराबा वुमेन के अगेंस्ट ही होता था। और ना ये मतलब कि पॉइंट नहीं करता कि ना ये एक ही इंडिविजुअल पे पॉइंट नहीं करता, मर्डर्स जो भी हैं। तो 3 अप्रैल 1888 और 13 फरवरी 1891 में तो लंदन की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, और जो भी ना इंडिविजुअल थे जिनने खून करा था इन औरतों का, उसे वाइट चैपल मर्डरर्स कहते हैं ना। और ये ना पॉइंट नहीं करता कि जैक द रिपर ही था, पर ना जैक द रिपर जैसे फुटस्टेप्स फॉलो करे थे कि ना डी स्प्लैश, थ्रोट में एकदम घुसा देना चाकू, है ना, और ऑर्गन्स निकाल देना, है ना। तो ये सब पॉइंट करते कि जैक द रिपर का ही काम हो सकता है ना। पर अनसर्टेनिटी है पुलिस में भी। तो ऐसे 2 केसेस भी है वाइट चैपल मर्डर फाइल में, एक एलिजाबेथ स्मिथ है और मार्टिन, है ना, जो क्रॉनिकल 5 में ना इंक्लूड नहीं होते। और क्रॉनिकल 5 जैक द रिपर का था फाइल का नेम क्रॉनिकल 5 था। एलिजाबेथ स्मिथ का देखते रिपोर्ट, वो ना रॉब्ड हुई थी और सेक्सुअली असॉल्ट हुई थी ऑब्जर्व स्ट्रीट में वाइट चैपल में 1:30 AM के आसपास, है ना, 3 अप्रैल 1888 में, है ना। तो उसका फेस पूरा डिसोरिएंटेड, उसका एक कान कटा हुआ है ना, और उसके फीमेल जेनेटिक्स में वो रॉड घुसाई हुई है, और बता नहीं सकता, बहुत गंदा करा है। और उसने लंदन हॉस्पिटल में जान दे दी, और उसने अपने अंतिम सांस में बोला कि 3 मैन थे, एक मैन उनमें से कोई टीनेजर था, है ना। तो ये सब था। तो ये जो रिपर का तो हो नहीं सकता। अब तुमरम का केस देखते हैं। तो वो स्टेयरकेस लीडिंग टू जॉर्जिया यार्ड में वाइट चैपल 7 अगस्त 1888 में 39 बारी स्टैब हुई थी अपने थ्रोट, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक और एब्डोमेन में एक बड़े से नाइफ के साथ, है ना। तो उसके साथ भी वैसे ही करा था जो पहले विक्टिम के साथ था, एलिजाबेथ के साथ, है ना। तो वो मतलब कि जो उसको स्टैब करा था ना, तो वो पेन नाइफ की तरह करा था, है ना। तो फिर उसकी वुंड इन्फेक्टेड होके फिर, पर वो रेप नहीं हुई थी, तो वो तो नहीं कह सकते। तो जो इतनी सैवेजरी थी मर्डर में, तो पता नहीं कुछ हुआ है, लैक ऑफ एविडेंस के कारण कुछ हो नहीं पाया उसका, है ना। और जो रिपर्स थे ना उसके, मतलब कि रिपर से भी वो कनेक्ट नहीं करता, इसलिए कि जो वहाँ के पोस्टमार्टम के जो थे ऑब्जर्वर्स थे,
तो उन्होंने बोला कि जैक द रिपर का ना पैटर्न्स है मारने के, कि वो यहाँ पे मारेगा, पैटर्न्स होते हैं कि नाइफ भी अलग है ना, तो जैक द रिपर के क्रॉनिकल 5 में इसलिए इंक्लूड नहीं होती है औरत। क्रॉनिकल 5 रिपर के विक्टिम्स मैरी एन निकलस, एना चैपमैन, एलिजाबेथ, कैथरीना, मैरी जैन केली, ये क्रॉनिकल 5 में जो जैक द रिपर के विक्टिम्स थे। तो इनके सब बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनकी बॉडी कब मिली, क्या हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सब तो मेरे साथ समझिए। मैरी एन निकलस की बॉडी डिस्कवर हुई थी 3:40 AM को फ्राइडे 31 अगस्त 1888 में बक्स रो में, जो आज डार्वर स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, वाइट चैपल में। निकलस लास्ट टाइम अलाइव हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे पहले, जब उसकी बॉडी डिस्कवर हुई बाय मिस एमिली हॉलैंड, जिसने बेड शेयर करा था प्रीवियस नाइट के लिए, जो कॉमन लॉजिंग हाउस में थ्रॉल स्ट्रीट में जो है। तो मिसेस एमिली ने मैरी एना निकलस की ना थ्रोट को बहुत ही ज़्यादा 2 कट्स में देखा, और उनकी टिश्यू, और मतलब कि जब एग्ज़ामिन करा तो उनकी टिश्यू को भी ब्रेक कर दिया, और स्टैब बहुत बारी मारा, और मतलब कि पूरा रिप कर दिया, डीप कट कर दिया। तो ये डाउनवर्ड थ्रशिंग मैनर से तो बहुत गंदा करा है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर आप इमेजिन कर लीजिए एकदम रूथलेसली। जब मैरी एन निकलस की बॉडी हो गई थी तो उसके 1 हफ्ते बाद सैटरडे 8 सितंबर 1888 में एना चैपमैन की भी बॉडी डिस्कवर हुई थी 6 AM के आसपास ही, नियर द डोर स्टेप ऑफ द बैक यार्ड ऑफ द ये हैनबर्ग स्ट्रीट में। तो ये जो मैरी एन निकलस का था सेम ही केस था, मतलब कि सेम ही कट्स, एब्डोमेन कट करा, मतलब वो निकाला, पर ये थोड़ा सा और ब्रूटल था। उसके इंस्टेंस स्मॉल अंतड़िया को शोल्डर में डाल दिया उसके, तो बहुत गंदा करा उसके साथ। तो इन 2 बॉडी की रिपोर्ट होने के बाद फिर ना जो वहाँ के 2 लोग थे तो उनने बोल रखा था कि हाँ हमने एक टॉल फ्रिकलेशिट और डार्क बाल वाले और कोई हैट और कोट पहना हुआ कोई बंदा देखा था, उसकी अपीयरेंस ऐसी थी। तो फिर जो चैपमैन तो था क्वेश्चन कर रहा था कि तुमने देखा क्या, उसने बोला हाँ ऐसे ही देखा था। चैपमैन जिसका जो मर गई थी तो उसने यही बोला था अपनी अंतिम सांसों में कि ऐसा ही कोई बंदा था, अपीयरेंस उसकी ऐसी थी। और एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीना की बॉडी साथ में मिली थी 30 सितंबर 1888 में, अप्रॉक्सीमेटली 1 AM के बाद ही मिली थी। तो मेजॉरिटी थी लंदन पुलिस की, वो सब वाइट चैपल में आ गए थे इन्वेस्टिगेट करने। तो सारे के सारे पुलिस मेंबर घर टू घर जा रहे थे और इंटरव्यू कर रहे थे। मोर देन 2000 पीपल को वो इंटरव्यू कर चुके थे ना, और 80 पीपल को क्या कहते हैं लिख भी दिया था, सस्पिशियस उन पे खड़ा हो गया था, और उन्हें 500 यूरोस दे दिए थे रिपर को अरेस्ट करने के लिए। और जिन पे सस्पिशियस था वो था बुचर्स थे, स्लॉटरर्स थे, सर्जन्स थे और फिजिशियंस थे, और राइटर्स भी थे, इसलिए कि उसने वो लेटर भी तो दिया था, और वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया था। अच्छी लैंग्वेज मतलब कि वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करी थी उसमें। जैक द रिपर एकदम लेगेसी में बदल गया था, लेजेंड में हो गया था। उस पर 100 से फ्रिक्शन सी नॉवेल्स लिखी गई, मूवीज़ में आया, वो कैरेक्टर बना। तो जैक द रिपर को एकदम म्यूज़ियम भी बना रखा है ईस्ट लंदन में, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करने का। और BBC हिस्ट्री ने भी उसके बारे में बताया कि जैक द रिपर वो वर्स्ट था ब्रिटेन का हिस्ट्री में। तो लेगेसी बन चुका है, तो जर्नलिस्ट और इनकी वजह से तो यहीं पे क्लोज होता है। और क्या सस्पेक्ट्स भी थे, लेटर भी थे, 2 और लेटर दिए थे जैक द रिपर ने, पर मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, मेन ही बताया। और सस्पेक्ट्स भी थे, पर मैंने मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं समझा कि मैं किसी पे सस्पेक्ट्स में मतलब बताऊं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो आपको मेन भी नहीं बता दिए। तो अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखना, गुड बाय।